नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। उत्तराखंड विधानसभा का 6 दिवसीय बजट सत्र आज पास होने के बाद उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया गया 6 दिवसीय विधानसभा सत्र के सदन की कार्रवाई 31 घंटे और 29 मिनट तक चली। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 1 मार्च से भराड़ीसेन विधानसभा भवन में आहूत हुए बजट सत्र कोरोना महामारी जैसी परिस्थितियों में भी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और सदन के भीतर अधिकांश कार्रवाई हास परिहास के माध्यम से सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष एवं पक्ष के सभी माननीय सदस्यों के सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। सत्र के दौरान विधानसभा को 630 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 11 अल्पसूचित प्रश्न हैं और 3 उत्तरित, 186 तारांकित प्रश्न और 50 उत्तरित और 352 अतारांकित प्रश्न है, जिसमें से 85 अतिरिक्त किए गए हैं और कुल 81 प्रश्न अस्वीकार किए गए थे। 32 याचिकाओं में से सभी याचिकाएं स्वीकृत की गई थी और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार विधानसभा सत्र की कार्यवाही को उत्तराखंड DIPR फेसबुक पेज में लाइव दिखाया गया। श्री अग्रवाल ने स्थानीय शासन और पुलिस प्रशासन के साथ सत्र को सफल संचालन हेतु एवं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद व्यक्त किया। सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया, जिसमें सरकार द्वारा 4 साल की उपलब्धियां जनता के सामने पेश भी की जाएंगी और कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भाजपा द्वारा रणनीति भी बनाई जा रही है, जिसको लेकर डोईवाला में नगर मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल की अध्यक्षता में एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री करण वोरा व राज्य मंत्री बृजभूषण गोरेला के अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर कार्यकर्ताओं से भीड़ जुटाने की भी अपील की है। और इस दौरान राज्य मंत्री करण वोरा ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल ऐतिहासिक हैं और पूरे उत्तराखंड में विकास की नई गाथा लिखी गई है और इन्हीं उपलब्धियों को लेकर 18 मार्च को डोईवाला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। और इसके साथ ही उत्तराखंड के सभी विधानसभा क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को लेकर कार्यक्रम भी किए जाएंगे। देश की 70 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं और उस कार्यक्रम के निमित्त ये बैठक हुई थी। सभी मंडलों में ये बैठकें चल रही है और उसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र का जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें हमारा जो टारगेट था 10,000 की संख्या हमने मान करके चल रहे थे, लेकिन वो संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी डोईवाला विधानसभा से प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं से को लाइव प्रसारण करेंगे और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड की सड़कों को बनाने में विशेष योगदान नितिन गडकरी जी का। उत्तराखंड प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी अरुण चौहान ने प्रदेश सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को चुनावी बजट और निराशा से भरा हुआ बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बेतहाशा महंगाई हो रही है और बजट में महंगाई को कम करने और राहत देने की तो कोई भी बात नहीं की गई है। साथ ही ये भी कहा है कि इस बजट में बेरोजगारों के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो बेरोजगारी को दूर करेगी। महंगाई के कारण आम आदमी का चूल्हा तक नहीं चल पाया है। ये उत्तराखंड सरकार ने जो अभी बजट पारित किया है ये चुनावी बजट है और निराशा से भरा हुआ है। आप देखिए, इसमें बेरोजगारी के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि इसमें बेरोजगारी दूर हो, और दूसरी चीज़ महंगाई के लिए इन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी है कि जिससे महंगाई पर काबू पाया जा सके। घरों में आम आदमी के चूल्हा नहीं जल पा रहा है और ये कहते हैं कि बजट अच्छा है। घोषणाएं पहले भी इन्होंने की, किसी घोषणा को अमली जामा नहीं पहनाया गया। आज फिर इन्होंने बहुत सी घोषणाएं की हैं। अब देखना ये है कि कितनी घोषणाएं इनकी सही उतरती हैं और कितनी घोषणाएं आगे बढ़ पाती हैं। ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है।
डोईवाला नगर पालिका के भानियावाला में नारी शक्ति स्वरूपा प्रदेश महिला संगठन से जुड़ी स्वयं सहायता की महिलाओं ने होली के रंग तैयार किए हैं और महिलाओं द्वारा तैयार होली के हर्बल रंग घरों में प्रयोग होने वाले फूड कलर गेंदे, गुलाब, चुकंदर, कच्ची हल्दी, अरारोट, मैदा और चावल से तैयार कर बाजार में उपलब्ध कराने के साथ ही सरकारी विभागों को भी ये रंग उपलब्ध करवा रही है, जिससे महिलाएं जहां आत्मनिर्भर बन रही हैं तो वहीं रोजगार से भी जुड़कर अपनी आजीविका प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए हर्बल रंग प्रशिक्षण कार्यक्रम को देखने राज्य मंत्री अरुण कुमार सूद के साथ नगरपालिका डोईवाला के अधिशासी अभियंता विजय चौहान और बीजेपी नेता नरेंद्र नेगी भी पहुंचे। जी, ये हमारे जो नारी शक्ति स्वरूपा महिला प्रदेश संगठन का एक प्रयास है कि जो हमारे ये स्किन को आजकल बीमारियां बहुत चल रही हैं, तो हमने एक हर्बल कलर बनाने की वो ठाना है कि हर घर में हम हर्बल कलर बनाएं। इसको हमने एक अरारोट होता है उससे बनाया, वैसे मैदा से बना सकते हैं, चावल के आटे से बना सकते हैं। बस चावल के आटे को महीन करके पीसना पड़ेगा। इसमें हमने पालक का रंग बनाया है और गेंदे के रंग से बनाया है और चकुंदर के रंग से बनाया है। बाकी जो खाने वाले कलर होते हैं फूड कलर, उनको मिक्स करके तरह तरह के नए नए इवेंट के कि कौन कौन सा हम कलर हम इस वही मोदी जी के कहे अनुसार ही हम अपने महिलाओं को आजीविका से जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास है। जैसा आप जान रहे हैं कि 8 मार्च को विमेंस डे है और पूरा भारतवर्ष चाहता है कि महिला सशक्तिकरण बढ़े। इसी की पहल में ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसने बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसमें ये महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है कि ये विभिन्न ऑर्गेनिक ना होके इनऑर्गेनिक चीज़ों से रंगों को बनाएं, जैसे चावल हो गया, मैदा हो गया, और इसमें कलरिंग के लिए ये वेजिटेबल्स के एसेंस को यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैंने देखा है कि ये तो बहुत ही नारी शक्ति के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। और जो हर्बल कलर बन रहा है, जैसे कि क्योंकि होली जो है कि हमारा बहुत ही बड़ा त्यौहार है, कलर का यूज होता है, और जो भी यूज़ कर रहे हैं हर्बल वगैरह, इसका कोई भी जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर गलती से मुंह में भी चला गया तब भी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं नारी शक्ति का बहुत बहुत इनको बधाई देना चाहता हूँ कि जो ये शुरुआत है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे यह रोजगार से भी जुड़ेगी। और मैं जो अपने उसमें हूँ, इस कलर को मैं भी होली में ये घर में ले जाऊँगा, ये यूज करूँगा। और जो हमारी नारी शक्ति ने कलर बनाया है, ये मैं तो चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी होली में, क्योंकि हम जाते ही हैं, उनको यही कलर से अपने टीका लगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर देहरादून नगर निगम ने अपनी कमर कस ली है, जिसका नतीजा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के फीडबैक में प्रदेश में देहरादून नगर निगम पहले नंबर पर है। देहरादून वासी अब तक 2,34,000 का फीडबैक दे चुके हैं और नगर निगम प्रशासन की माने तो वर्तमान में सिटीजन फीडबैक में देहरादून नगर निगम नंबर 1 पर चल रहा है। नगर निगम लोगों ने स्वच्छता को लेकर फीडबैक देने की अपील भी करी जा रही है और लोग स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 ऐप टोल फ्री नंबर 1969 या फिर स्वच्छ सर्वेक्षण के पोर्टल पर जाकर अपना फीडबैक दे सकते हैं। ये फीडबैक 31 मार्च तक लिया जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारी कैलाश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग आ सके, उसके लिए नगर निगम 12 टीमें शहर में लगी हुई हैं। 2,34,000 से ऊपर फीडबैक हो चुके हैं और इसी वजह से हमारा प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पे आ गया है फीडबैक के उसमें। उसके अलावा अभी हमने, क्योंकि हमारे 10-12 लोगों की टीम लगी हुई फील्ड में, हमारा टारगेट जो है 4 लाख से ऊपर फीडबैक का है, जिसे हम 31 मार्च तक पूरा कर लेंगे। और क्या किस तरह की बाकी हम देखिए कोशिश कर रहे हैं, हमने जितने भी ODF प्लस के लिए जितने टॉयलेट्स होते हैं सब में फीडबैक मशीन और जो है सैनिटरी पैड डिस्पेंसर, उसकी सफाई जहां विकलांगों के लिए सेवा के लिए है, उसकी चेयर्स, बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली हैं। और उसके अलावा हमने जहां पे लोग जो है खुले में शौच करते हैं तो वहां पे हमने FIR भी लगाने की कोशिश की है। काफी जगह हम कम से कम 45 FIR भी लगा चुके हैं। हमारी कोशिश ठीक है। थोड़ा स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है तो रोडों की स्थिति खराब है,
थोड़ा ये सोचती है। इस पर भी आज मैंने माननीय मेयर महोदय को कहा है। मेयर महोदय ने ये आश्वासन दिया है कि हम जहाँ जहाँ भी साइट पे काम चल रहा है तो वहाँ बोर्ड लगवा देंगे कि भाई इस टाइम पे यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, जिससे लोगों पे जो हमारे ऑब्जर्वर हैं उन पर गलत असर न पड़े। और इसी के साथ बीजेपी के कोर ग्रुप की एक बैठक हुई थी जो कि अब समाप्त हो चुकी है और इस पूरी बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बशीधर भगत का जो बयान है वो भी सामने आया है। खासतौर पर 18 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल के कार्यालय पूरे होने पर यह चर्चा की गई थी और राज्य में नहीं होने वाले जा रहे नेतृत्व परिवर्तन पर भी बशीधर भगत ने अपना बयान दिया है और साथ के साथ बीजेपी विधायकों में भी कोई मनमुटाव नहीं है, ये भी भगत ने अपने बयान में कहा है। कोर ग्रुप की बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री दोनों लोग यहाँ आए थे। विशेष रूप से क्योंकि सरकार के 4 साल पूरे हो रहे 18 तारीख को, उस कार्यक्रम को कैसे किया जाए और सरकार की उपलब्धियों को कैसे हम जनता तक पहुंचाएं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। माननीय सांसदगण, सभी सांसदगण यहाँ पर थे। माननीय मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी भी आने वाले थे, लेकिन पता नहीं किस कारण से लेट हो गए हैं। अब बैठक समाप्त हो गई है और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ सब लोग चाय पीने जा रहे हैं। राजधानी देहरादून को पॉलिथीन से मुक्त बनाने के लिए देहरादून नगर निगम की ओर से एक बार फिर से पुनः अभियान छेड़ दिया गया है। निगम ने 5 टीम का गठन भी किया है और ये टीमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पॉलिथीन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा दुकानदारों को भी सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वह भी पॉलिथीन में कोई भी सामान उपभोक्ताओं को ना दे। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कैलाश जोशी ने बताया है कि निगम की टीम रोजाना पॉलिथीन बेचने और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस अभियान के दौरान निगम की टीमें पॉलिथीन जब्त करने के साथ साथ रोजाना 30 से 40 हजार रुपए का चालान भी कर रही है। इसके अलावा शहर में बड़े पॉलिथीन विक्रेताओं को भी नोटिस दिया गया है और मेयर सुनील उनियाल गामा ने शहरवासियों से अपील की है कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें और शहर को स्वच्छ रखने में निगम को अपना सहयोग भी जरूर दें। निगम के स्तर से 5 टीमों का गठन किया गया है। अब हमारी टीमों ने मूवमेंट शुरू कर दिया है, दुकानों पर जा रहे हैं और लगभग रोज करीब 30 से 40 हजार रुपये का चालन कर रहे हैं। उसके अलावा पॉलिथीन जब्त करके भी आ रहे हैं। हमारे कम से कम 100 से 150 किलो पॉलिथीन रोज जमा हो रही है और हम जागरूक कर रहे हैं फिलहाल तो। अभी इसके बाद भारी चालन करने में शुरू करेंगे। लोगों को समझ आना चाहिए कि जो ये नोटिफिकेशन है उसके अनुसार ही कार्रवाई होनी है, उसके अन्यत्र कुछ भी नहीं किया जाएगा। और बिल्कुल इसका जो आदेश है इसका कड़ाई से पालन होना है, क्योंकि सभी विभागों को ले दिया गया है। ये केवल नगर निगम इस पर जिम्मेदार नहीं है, जिला प्रशासन है, पुलिस विभाग है, बिक्री कर विभाग है, आपका वन विभाग है, परिवहन विभाग है, तो इन सबके स्तर से भी कार्रवाई होनी है। तो उस पर हम पूरी तरह से जोर लगा रखा हमने कि कार्यक्रम हम ठीक तरह से चलाएं। डॉक्टर साहब, जो बड़े विक्रेता इन पर हाँ, इन पर इनको नोटिस दे दिए गए हैं। 15 लोगों को नोटिस दे दिए गए हैं और तत्काल इस पर अगर ये अभी क्योंकि अभी एकदम से ये कार्रवाई करना उचित नहीं है, इनको थोड़ा 2-3 दिन का टाइम दिया गया है, उसके बाद इसमें कार्रवाई कर दी जाएगी। इस पॉलिथीन देहरादून में प्रतिबंध पहले से थी, लेकिन सरकार ने कोविड के समय देखते हुए इस पर कुछ छूट दी गई थी और सरकार ने इस पर पुनः प्रतिबंध लगाया है। मेरा सभी देहरादून वासियों से अनुरोध भी है कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। प्लास्टिक के प्रयोग न करने से पर्यावरण भी हमारा ठीक होता है, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी ठीक होता है और शहर की जो है सफाई व्यवस्था में भी एक विशेष सहयोग रहता है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। कुछ व्यापारी भी आते हैं आपके पास? व्यापारी कुछ बिंदुओं पे उनको कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने कहा है अभी सरकार जो है कैटसैंड में सत्र चल रहा है, वहाँ पे आने के बाद, लेकिन माननीय हमारे प्रमुख सचिव ओम प्रकाश सिंह जी ने भी इसमें कुछ स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। स्थिति बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो प्रतिबंधित है और उस पर जो है व्यापारियों ने भी उसमें सहमति दी है कि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग हम नहीं करेंगे। उसी लिए आजकल नगर निगम जो चालान कर रहा है वो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पे कर रहा है।
संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले डोईवाला में किसानों की महापंचायत होगी, जिसे लेकर किसान नेता डोईवाला क्षेत्र के सभी गांव में जाकर किसानों के साथ समर्थन की अपील भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में हुई महापंचायत के बाद अब डोईवाला में भी कृषि कानून के विरोध में किसानों की महापंचायत 14 मार्च को डोईवाला में होगी, जिसमें प्रदेश भर के किसान भी जुटेंगे। किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने शिरकत करके सभा को संबोधित भी किया और जिसमें कृषि कानून को वापस लेने की मांग भी वो करेंगे। किसानों के नेताओं ने कहा है कि किसान आंदोलन को और मजबूत बनाकर सरकार से काले कानून वापस लेने के बाद ही किसान आंदोलन खत्म किया जाएगा। आज हमारे यहाँ लंबरदार फार्म में मीटिंग हुई है, जिसमें कम से कम जो है 80-90 लोग रहे, वो जो 14 तारीख के लिए तैयारी चल रही है, जिसमें नरेश टिकैत जी आ रहे हैं डोईवाला में। एजेंडा वही है, 3 कृषि कानूनों पर रद्द का, MSP का और कई मुद्दे हैं जो रहेंगे। महंगाई जी बहुत कोशिश यही है बढ़ी रही है। उत्तराखंड के किसान लगभग सारे उत्तराखंड के किसान। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लक्सर मोंटफोर्ड चिल्ड्रन अकेडमी के छात्र छात्राओं ने अकेडमी प्रबंधक जसवीर बसेड़ा के नेतृत्व में लक्सर में रैली निकालकर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। आपको ये भी बताते चले कि उत्तराखंड यातायात विभाग ने लक्सर स्थित माउंटफोर्ड चिल्ड्रन अकेडमी के बच्चों को जूनियर ट्रैफिक पुलिस फोर्स के लिए चयनित कर रखा है। ट्रैफिक पुलिस फोर्स के बच्चों के अन्य छात्र छात्राओं के साथ नगर में सड़क यातायात जागरूकता रैली भी निकाली और रैली स्कूल से शुरू होकर गोवर्धनपुर रोड, रांची रोड और गन्ना समिति रोड होते हुए तहसील परिसर में पहुंची और जहां पर उन्होंने CO विवेक कुमार से मुलाकात भी की। बच्चों जो अभियान हमारा प्रदेश स्तर पे प्रचलित भी है, जिसमें नाबालिग बच्चों को हम डिस्करेज करें कि वो एक तो तेज़ी से वाहन ना चलाएं, दूसरा वाहन ही ना चलाएं और जो उम्र की सीमा है उसका पालन करें, क्योंकि देखिए ये आने वाला भविष्य है। और नाबालिग बच्चे ड्राइव के साथ ऐसे एक्सीडेंट की घटनाएं काफ़ी हुई हैं, जिसमें काफ़ी अनफॉर्चुनेटली मौतें भी हुई हैं। तो उसको लेकर हमने एक जागरूकता के लिए भी अभी बच्चों को भी बताया और कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में एक परिचर्चा हम स्कूल स्तर पर भी शुरू करें, जो हमारे प्रिंसिपल साहिबान हैं उनके साथ मिलकर। बच्चे पहले से ही प्रोग्रामों में सम्मिलित रहते हैं। हमारे स्कूल में पहली बात तो ये कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे वाहन नहीं चलाते हैं। हमारे यहाँ पे बैन है ऑलरेडी, और मैं सभी स्कूल वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने स्कूल के बच्चों को वाहन पर न बैठने दें, बाइक पर। और हमारे बच्चे हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हेलमेट पहन के चलाएं और जागरूक करें। छोटी सी बने बच्चों ने इस चीज़ की कि रैली के माध्यम से जागरूक किया है जनता को कि आप यू टर्न ना करें, वह हॉर्न ना बजाएं, वाहन तेज़ी से ना चलाएं, स्पीड लिमिट होनी चाहिए एक शहर के अंदर। इस तरह का जागरूक हमारे बच्चों ने स्कूल किया। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की रमता जमात सूबे पीपली के अखाड़ा निर्वाणसर से पैदल अकबरपुर उद स्थित अखाड़ा संगलवाला के लिए रवाना हुई। 2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा का संगलवाला अखाड़ा के महंत दिव्यंबर मुनि की अगुवाई में 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर फूलों की बारिश और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत भी किया गया। शोभा यात्रा लगभग 6 घंटे पैदल चलने के बाद अकबरपुर अखाड़े में पहुंची और अखाड़ा संगलावाला के महंत दिव्यंबर मुनि ने बताया कि जमात 9 मार्च तक उनके यहाँ रुककर पूजा पाठ करेगी। इसके बाद 10 मार्च की सुबह जमात यहाँ से रवाना होकर सुल्तानपुर होते हुए पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन महंतोली के लिए रवाना हुई। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की भ्रमणशील मंडल हर कुंभ मेले में जब भी आते हैं हम लोग, तो लक्सर में शोभा यात्रा होती है, पीपली पहुंचते हैं, फिर पीपली गांव से शोभा यात्रा निकलती है तो अकबरपुर ऊद पहुंचते हैं। इसी प्रकार से फिर यहां से शोभा यात्रा के द्वारा मतौली जाएंगे, मतौली से बादशाहपुर, बादशाहपुर से शाहपुर, शाहपुर से फेरूपुर। तो ये हमेशा की हमारी परंपरा है कि इधर के ग्रामीण क्षेत्र के लोग इंतज़ार करते हैं बहुत दिन, 12 साल तक, और सब बड़े उत्साह से, प्रेम से जनता जो है इसमें भाग लेती है। प्रशासन का कैसा सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का सहयोग तो वैसा तो नहीं है जैसा पहले हमेशा मिलता था। पहले हमेशा प्रशासन के अधिकारी भी आते थे, राजनेता जो शासन में होते हैं वो भी आते थे। इस बार उनकी उदासीनता है, कुछ पुलिस वाले भेज देते हैं, इतिश्री कर लेते हैं अपने कर्तव्यों की,
बाकी हम तो पूरी तरह से प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जनता का सहयोग पूरा है और हम तो जनता के लिए ही घूमते हैं और जनता हमारे साथ है तो हम संतुष्ट हैं। प्रशासन से कैसी उम्मीद चाहते हैं आप? प्रशासन से कोई उम्मीद हमने करना छोड़ दिया है। बधाईपुरा में बीते दिनों हुए रिंकू यादव की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीते दिनों रिंकू यादव की रात में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस संबंध में मृतक की पत्नी ने थाने में कुछ लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर दिया था। घटना का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर ने बताया है कि मृतक की पत्नी के एक व्यक्ति से अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसने आरोपी के साथ मिलकर रिंकू को मौत की घाट उतार दिया। एक युवक की हरकतों से परेशान रुड़की के सोत मोहल्ले के लोगों ने पुलिस की मदद से गुहार लगाई है। मोहल्ले के लोगों के अनुसार इस युवक की उल्टी सीधी हरकतों से मोहल्ले के लोग अक्सर परेशान रहते हैं। वहीं सिविल लाइंस कोतवाली प्रभारी राजेश शाह के अनुसार युवक मानसिक रूप से बीमार है। उन्होंने ये भी कहा है कि युवक के परिजनों को बुलाकर उन्हें युवक को इलाज के लिए किसी अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए भी कहा जाएगा। मेरा बेटा तो बाहर जा रहा था काम, और जब बाहर जा रहा था दूसरे वाली को सामने वाली को वो मारा था, उन्होंने छुटाई सब बड़ा धक्का गया, उसके एकदम छुरी मारी हो गई, वो बेहोश हो गया, वो नीचे गिर गया। उसकी माँ बहन अंदर ले गई, एक आदमी आया वो अंदर बड़ा धक्का तो देहरादून है, अब लेन गए उसको। एक फैमिली हमारी गली में रह रही है और इतनी गंदे लोग हैं कि हम परेशान हो गए। ऐसी ऐसी अश्लील हरकतें हमारी महिलाओं के सामने। वो बच्चा नंगा हो रहा, बच्चा कौन लड़का है यार, वो 20-22 साल का लड़का है। उसकी बहनें कपड़े फाड़े खड़ी हो जाए, वो कपड़े निकाल के खड़ा हो जाए और रात दिन गाली गलोच इतना के कानों में से लहू निकलने लगा। सती मोहल्ले की कुछ महिलाएं और कुछ लोग आए हुए हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि उनके ही मोहल्ले का एक लड़का है जो नाबालिग है, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो किसी को भी किसी के साथ भी अभद्रता कर देता है, मारपीट कर देता है। अभी कुछ ही दिन उसके द्वारा किसी को छुरा भी मारा गया था, हालांकि वो मामूली रूप से घायल हुआ था वो आदमी। पुलिस द्वारा इसके परिजनों को समझाकर इसे किसी इलाज के लिए भेजने के लिए बताया गया था, लेकिन उनके द्वारा बताया गया है कि दोबारा से फिर आज लड़का आया हुआ है। इसके परिजनों को बुलवाया जा रहा है, जैसे बात है तो उसके इलाज के लिए किसी चिकित्सालय में भेजने की व्यवस्था करवाई जा रही है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।